फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को इंफ्रारेड रेडिएशन, जो कि आपका थर्ड ईयर का इलेक्ट्रो का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एंड ये मान के चलिए कि इंफ्रारेड रेडिएशन से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आना है, बिकॉज हर बार आता है। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग इलेक्ट्रोथेरेपी देन प्लीज़ प्रिपेयर इंफ्रारेड रेडिएशन। जो क्वेश्चन इंफ्रारेड रेडिएशन से बनता है वो है उसके टाइप्स ऑफ IR जनरेटर्स, वो भी मैं डिस्कस करूँगी। एंड कोशिश करिए पूरा वीडियो देखने का, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड आपको एग्जाम में कैसा लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सो इन माय सिलेबस इंफ्रारेड रेडिएशन के ये टॉपिक्स मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इंफ्रारेड रेडिएशन में जो आपको ज़रूरी चीज़ लिखनी है वो ये है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, एंड किसके किसके बीच में, विजिबल लाइट और माइक्रोवेव के बीच में ये लाई करती है। एंड जो सबसे ज़रूरी बात है वो है इसका वेवलेंथ। आप इसका वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी अच्छे से तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, बिकॉज प्रैक्टिकल वे, और अगर मैं बात करूँ अगर आप मास्टर्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो उस केस में भी ये क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है। सो प्रिपेयर दिस वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, इसे याद कर लीजिए। अब अगर मैं टाइप की बात करूँ, सो जनरली दो तरह के होते हैं, नॉन लुमिनस जनरेटर्स और लुमिनस जनरेटर्स। एज सच मैंने डायग्राम बनाया है, ये है लुमिनस एंड ये है नॉन लुमिनस। सो अगर मैं टाइप्स की बात करूँ, सो बेसिकली 3 टाइप्स, IRA, B एंड C, एंड तीनों ये टाइप्स हैं। अब अगर मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन की इसकी, तो नियर और शॉर्ट IRR और फार और लॉन्ग IRR, ये याद कर लीजिए आप। अब IR जनरेटर्स के टाइप की बात करूंगी। सो सबसे पहले है आपका नॉन लुमिनस जनरेटर, जो कि सिर्फ इंफ्रारेड रेज ही एमिट करेगा, एंड इसे लो टेम्परेचर जनरेटर्स भी कहते हैं, जो कि सिर्फ इंफ्रारेड रेज ही प्रोड्यूस करेगा। सो ये है आपका नॉन लुमिनस। अब दोनों की, लुमिनस एंड नॉन लुमिनस की वेवलेंथ भी अलग अलग है, ठीक है। तो अब अगर मैं पेनिट्रेशन की बात करूं, सो पेनिट्रेशन का मतलब ये हो गया कि अगर वो लाइट आपके स्किन पे डाली जा रही है तो वो कितने अंदर तक पेनिट्रेट कर रहा है, जा पा रहा है। सो जो आपका नॉन लुमिनस है वो आपके एपिडर्मिस और सुपरफिशियल डर्मिस तक पेनिट्रेट कर पाएगा, वहाँ तक वो जा पाएगा, उसकी हीट वहाँ तक जा पाएगी आपको हील करने के लिए। एंड जो दूसरी चीज़ है, इसमें होगा क्या, बेसिकली नॉन लुमिनस जनरेटर ये होते हैं नॉन लुमिनस जनरेटर्स, ठीक है। तो इसमें क्या चीज़ है, ये बेसिकली इसके इस पोर्शन में लैम्प होता है, जहाँ से आपके पोर्क्लेन होती है जो आपको हीट देती है। एंड मैंने यहाँ थोड़ा इसे क्लासिफाई किया है। दीज जनरेटर्स आर हीटेड बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ बेयर वायर और कार्बन held in a non-conducting material like porcelain mounted in the center of the parabolic reflector. So basically this is the parabolic reflector, जिसके अंदर porcelain होता है and वो हीट करता है। For recent injury, अगर आपको हाल फिलहाल ही चोट लगी हो उस केस में, या फिर आपको दर्द बहुत है, उसके सेडेटिव इफेक्ट्स, ये इसके मेन चीज़ है जहाँ पर ये यूजफुल होता है। सो जो मैंने नॉन लुमिनस में बताया वो ये है कि ये इंफ्रारेड रेज ही एमिट करेगा, एंड इसे लो टेम्परेचर जनरेटर्स भी कहते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इसका वेवलेंथ 750 नैनोमीटर से 15,000 नैनोमीटर तक है। इसका पेनिट्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, एपिडर्मिस से सुपरफिशियल डर्मिस तक ये पेनिट्रेट करती है। सो ये हो गई आपकी नॉन लुमिनस जनरेटर। अब अगर मैं लुमिनस जनरेटर्स की बात करूँ, बेसिकली दो तरह के होते हैं, नॉन लुमिनस एंड लुमिनस। नॉन लुमिनस मैंने आपको बताया। अब अगर मैं बात करूँ लुमिनस की, सो लुमिनस जो होती है वो एमिट विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रेज, इसको हाई टेम्परेचर जनरेटर्स भी कहते हैं। सो ये हो गई आपकी लुमिनस, ये थी नॉन लुमिनस, ये है लुमिनस। एंड लुमिनस में जो दूसरी चीज़ ये है कि उसका जो वेवलेंथ है वो 350 नैनोमीटर से 4000 नैनोमीटर तक का रहता है। एंड जो सेकंड थिंग है वो ये है कि इसकी पेनिट्रेशन एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू तक रहती है।
मैंने अभी नॉन लुमिनस में बताया वो एपिडर्मिस और सुपरफिशियल डर्मिस तक ही जाएगी, बट जो लुमिनस जनरेटर्स हैं वो एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू तक जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें इस बल्ब का नाम है इनकैंडेसेंट बल्ब, जो कि हीट प्रोवाइड करती है एंड जो वेवलेंथ 350 नैनोमीटर से 4000 नैनोमीटर तक देगी। ये हाई टेम्परेचर जनरेटर्स होते हैं। इसमें होता क्या है वो अब मैं बता देती हूँ आपको। एक बल्ब होता है, अ बल्ब कंसिस्ट ऑफ अ वायर फिलामेंट एनक्लोज्ड इन अ ग्लास बल्ब विच मे कंटेन इनर्ट गैस एट लो टेम्परेचर। इसके अंदर इनर्ट गैस होगा लो टेम्परेचर पे, एंड ये इनकैंडेसेंट बल्ब इसे ही कहते हैं। एंड फिलामेंट जो इसके अंदर होता है वो कि टंगस्टन का बना होता है, जिसे कि बार बार हीट एंड कूल किया जा सकता है। एक चीज़ और है जो इम्पॉर्टेंट है इसमें, वो ये है कि अगर आपको किसी पेशेंट को थेरेपी देनी है तो कोशिश करिए कि 3 से 4 मिनट पहले से ही उसे ऑन रखें, क्योंकि उसके हीटिंग में एंड कूलिंग में थोड़ा टाइम लगता है। सो ये हो गया आपका लुमिनस जनरेटर्स। अब फ्रेंड्स, अब अगर मैं इसके एब्जॉर्प्शन की बात करूँ, एब्जॉर्प्शन मतलब कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है। सो जो भी मैंने लाइट दी है, सो उस कुछ लाइट जो होगी वो स्ट्राइक करेगी वापस स्किन की सरफेस से वापस रिफ्लेक्ट भी कर सकती है, कुछ पेनिट्रेट भी कर सकती है एंड कुछ स्कैटर भी कर सकती है। सो ये है इसका एब्जॉर्प्शन। बिकॉज लाइट अगर एक पार्ट में दिया जा रहा है सो वो स्ट्राइक भी करेगी, स्कैटर करेगी, कुछ एब्जॉर्ब भी हो जाएगी, कुछ पेनिट्रेट भी होगी। सो जो दूसरी चीज़ ये है कि जो इंफ्रारेड की रेज होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बर होती है वाटर की एंड प्रोटीन की। एनी रेडिएशन एंटरिंग इनटू द स्किन डिपेंड्स ऑन, जो भी रेडिएशन स्किन में एंटर हो रही है वो स्किन के स्ट्रक्चर पे, वैस्कुलैरिटी पे, पिगमेंटेशन, स्किन की पिगमेंटेशन पे और वेवलेंथ पे, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। जो नेक्स्ट चीज़ वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो है उसका फिजियोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक यूजेस। एज एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, सो इंफ्रारेड रेडिएशन का जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स है वो है आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपके मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करेगा, वैसोडाइलेटेशन करेगा, ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीज अगर हीट हो रही है तो स्वेटिंग भी होगी, एंड थर्मल हीट रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा। ये हो गई आपकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। मतलब ये है कि जब मैंने हीट दी है आपकी बॉडी को, सो आपकी बॉडी उस पर क्या रिएक्ट कर रही है, उस आपके बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ा रही है, वैसोडाइलेटेशन कर रही है, स्वेटिंग कर रही है एंड थर्मल हीट रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर रही है। अब अगर मैं बात करूँ थेराप्यूटिक यूजेस की, सो हम लोग बेसिकली ट्रीटमेंट के लिए ही इंफ्रारेड रेडिएशन दे रहे हैं। सो पेन को रिलीव करना, मसल को रिलैक्स करना, ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करना और जॉइंट मोबिलिटी को बढ़ाना, हीलिंग और रिपेयर को भी बढ़ाती है इंफ्रारेड रेडिएशन। इन सारे केसेस में हम देते हैं। अब इसके डेंजर्स की बात करूँ, अगर आपने ओवर हीटिंग कर दी इंफ्रारेड रेडिएशन की तो उसकी वजह से उस स्किन पे, उस बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं, अब मैं उसकी बात करूँगी। सबसे ज़रूरी है बर्न होना सभी चीज़ों में। अब अगर मैं बात करूँ क्रायोथेरेपी की, सो उसमें कोल्ड बर्न, फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, और वैक्स थेरेपी बात करूँ उसमें भी बर्न हो सकता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में भी हो सकता है। सारे केसेस में बर्न एक डेंजर में कॉमन है। सो कोशिश करिए कि जितना उसका टाइम हो उतना ही दें, उससे ज़्यादा अगर आपने दिया सो वो बर्न का केस हो सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक, जो पेशेंट हो सकता वो फेंटनर, वो बेहोश भी हो सकता है, उसे हेडेक, गैंग्रीन एंड आई में इंजरी, एंड ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से वो डिहाइड्रेशन में भी जा सकता है। सो ये उसके डेंजर्स हुए। अब चलिए मैं बात करती हूँ टेक्निक्स ऑफ एप्लीकेशन। सबसे पहले पेशेंट की पोजीशन आपको ध्यान में रखना है कि जो पेशेंट है वो उसका पोजीशन सूटेबल होना चाहिए, जो उसका पार्ट है वो एक्सपोज्ड होना चाहिए, जो कि ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं उस पार्ट के आसपास से भी क्लॉथ और मेटल्स की चीज़ों को रिमूव कर देना है। एंड दूसरी है पेशेंट पोजीशन के बाद है एक्सप्लेनेशन। आपको पेशेंट को एक बार ट्रीटमेंट बताना ज़रूरी है, बिकॉज वो IRR जनरेटर्स को देख के
परेशान भी हो सकता है, सो आप पहले बता दीजिए उसे कि उसे कोई हार्म नहीं होगा। एंड द थर्ड थिंग इज एक्सप्लेनेशन। एग्जामिनेशन में आपको क्या करना है, स्किन को एग्जामिन करना है, बिकॉज अगर उसे कोई प्रॉब्लम है एज सच, उसे अगर कैंसर और ट्यूमर है या फिर उसे कोई स्किन इन्फेक्शन का केस है, तो उसे आप एग्जामिन करिए, उसे ट्रीट करिए, उसके बाद ही आप इंफ्रारेड रेडिएशन ही दीजिए, बिकॉज उससे पहले आप मत दीजिए क्योंकि वो आगे जाके परेशान कर सकता है। एंड द थर्ड थिंग इज आपको कॉन्ट्राइंडिकेशंस को चेक करना है सबसे पहले, उसके बाद ही आपको ट्रीटमेंट देना है। तो चलिए अब मैं आपको कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करती हूँ। कॉन्ट्राइंडिकेशंस मतलब कौन से केस में आप इंफ्रारेड रेडिएशंस नहीं दे सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि डिफेक्टिव आर्टीरियल ब्लड सप्लाई, इन केसेस में आप इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं दे सकते हैं। अगर उस पेशेंट को वेरिकोज वेन है या ट्यूमर है, या फिर आप उसके आईलिड्स पे नहीं दे सकते, पेल्विक अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो उस रीज़न में, पेल्विक रीजन में आप नहीं दे सकते, उसे स्किन सेंसेशन लॉस है उस केस में भी नहीं दे सकते, एंड उसे स्किन डिजीज़ है एज सच, डर्मेटाइटिस का केस है, और या फिर तो कार्डियक डिसऑर्डर है, या फिर तो काफ़ी एजड पेशेंट है, उन सब केसेस में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, आप नहीं दे सकते। अब मैं एपरेटस की बात करती हूँ। एपरेटस में मैं नॉन लुमिनस जनरेटर की बात करूँ, जो नॉन लुमिनस जनरेटर है वो 5 से 7 मिनट पहले जलाना पड़ता है, बिकॉज उसके टंगस्टन वायर के हीटिंग एंड कूलिंग में काफ़ी टाइम लगता है एज सच, इसलिए उसे 5 से 7 मिनट पहले ही आपको ऑन कर देना है मशीन को। और जो लुमिनस है उसे उसी वक्त ही ऑन करना है, जैसे ही पेशेंट आया आप वैसे ही उसे ऑन कर दीजिए। बट अगर आपके पास नॉन लुमिनस जनरेटर है तो उसे आपको 5 से 7 मिनट पहले ही ऑन रखना पड़ेगा, तभी वो हीट हो पाएगा। अब मैं इसके डोजेज की बात करती हूँ कि आपको कितनी देर तक, अगर वो एक्यूट केस है या फिर तो वो क्रोनिक केस है, जो ड्यूरेशन होगा कितने समय तक आपको देना है वो है 10 to 15 मिनट्स। अगर वो एक्यूट केस है एज सच, वो बिल्कुल न्यू केस है, क्रोनिक मतलब कि बहुत शुरू से चलता आ रहा है, उस केस में अगर वो एक्यूट है तो जो टाइम है वो है आपका 10 to 15 मिनट के लिए ही आपको ट्रीटमेंट देना है। एंड आपको पेशेंट को डेली बुलाना है, 1 से 3 टाइम आपको उस पेशेंट को बुलाना है जब तक उसकी ज़रूरत है। अब अगर मैं क्रोनिक की बात करूँ, तो अगर उसे बहुत टाइम से वो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, देन उस केस में आपको 30 मिनट्स का ट्रीटमेंट देना है एक बार डेली, या फिर ऑल्टरनेट एक दिन छोड़ के एक दिन आपको बुलाना है पेशेंट को। सो ये है आपका डोजेज। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा इंफ्रारेड रेडिएशन। दिस इज ऑल अबाउट योर IRR। जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो है आपकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, उसके टाइप्स, उसका इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड उसके डेंजर्स एंड उसका डोजेज। सो दिस इज ऑल अबाउट योर IRR। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी।